आज के वक्त में तो सरकारी नौकरी में ठेकेदारी पे काम पे रखा जा रहा है, तो वो सब अपने आप को मजदूर की कैटेगरी में समझे और ये याद रखें कि सिर्फ अगर वो सोचते हैं कि शोषण सिर्फ उन मजदूरों का होगा जिसके हाथ में फावड़ा होगा, कुल्हाड़ी होगा, शोषण उस मजदूरों का भी होगा जिसके हाथ में कलम होगा और कागज होगा, लेकिन होंगे वो ठेके पे। तो आने वाले वक्त में अगर मजदूरों को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा, उनका अगर शोषण करने की रणनीति बनाई जा रही है, तो उन मजदूरों में आपका भी नाम है, चाहे आप अग्निवीर बने, चाहे आप बैंक वीर बने, चाहे रेल वीर बने, चाहे तेल वीर मतलब ऑयल कंपनी को भी बेचा जा रहा है, चाहे आप किसी और सरकारी कंपनी के वीर बने, नाम वीर होगा, सबके हाथ में कटोरा होगा और सबके पीछे वीर लगा होगा। इस सरकार को डर क्यों लगे? नोटबंदी इस देश में कर दी गई जहां पे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का सबसे बड़ा काला दिन वही था। मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूं, कल 8 नवंबर है 2022। 8 नवंबर 2016 को जो फैसला लिया गया, बिना किसी से पूछे वो फैसला लिया जाता और देश को गर्त में धक्का दिया जाता, जिस नोटबंदी से देश उभर नहीं पाया। लेकिन राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा के जनता की जान ले ली गई, देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दी गई। नंबर 1। नंबर 2, अनप्लान्ड लॉकडाउन, हजारों लोगों की जान चली जाती है, करोड़ों लोगों का रोजगार चला जाता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अनप्लान्ड जीएसटी देश में लागू किया गया, व्यापारियों की कमर तोड़ दी जाती है, छोटे व्यापारियों की, बड़े व्यापारी के 12 न्यारे हो जाते हैं। इसी देश में जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो बड़े बड़े धन्ना सेठ के धन दिन दुगुने रात 10 गुने बढ़ रहे थे। आज हमारे ऊपर उसी तरीके से राज कर रहे हैं जैसे ब्रिटिश एक जमाने में राज कर रहे थे, वैसे ये कॉरपोरेटों को राज करने दिया जा रहा है और उस जमाने के जो मीर जाफर है वैसे ही अपने सरकार राज कर रहा है। जो सरकार का मकसद होना चाहिए था जन कल्याण, वो सरकार एक चुनाव जीतती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि अकूत संपत्ति है, अकूत चंदे आ रहे हैं किसी कॉर्पोरेट से, इसलिए आ रहे हैं कि जब तक ये सरकार है हमें तो दिन दुगने रात चुगने वाले नहीं आ रहे हैं। तो जिस सरकार की कुर्सी बच रही हो धर्म और नफरत की राजनीति से, उसको क्या फर्क पड़ता है जनता के मुद्दे से? शिवाजी के जो तोपची थे वो मुसलमान थे, शिवाजी के सेनापति थे वो मुसलमान थे, मुसलमान सेना में कई हिंदू थे। तो ये बात ऐसे नहीं है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, वहाँ पे राजा महाराजाओं के बीच की लड़ाई थी। हिंदू मुसलमान के बीच में कभी, आम जनता के बीच में कभी लड़ाई नहीं की जा रही है, लेकिन आज सरकार लगा रही है। मजदूर और किसान या इस भारत के निम्न वर्ग कह लीजिए, वो 80 करोड़ जनता वही तो कुर्सी पे बिठाती है और उन्हीं का शोषण करने के लिए पूरे तामझाम तैयार कर लिए गए। दोस्तों नमस्कार। इस देश से गरीबी नहीं, लगता है मौजूदा वक्त में गरीबों को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। जो 4 लेबर कोड आए हैं और जिस तरह से उस लेबर कोड के मार्फत से कॉरपोरेट को करीब मैं सरकारी आंकड़ा ही लूं तो 80 करोड़ जो मजदूर है जो 5 किलो अनाज पे टिके हुए हैं, उनको कॉरपोरेट के हवाले यानी कि बंधुआ मजदूर में तब्दील करने के लिए ये लेबर लॉ लाया गया है, ये हम कह सकते हैं। अगर कॉरपोरेट को फायदा नहीं पहुंचाएगी सरकार, तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में गुजरात और हिमाचल के चुनाव के लिए 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए। वो पैसे किसके पास गए? ज्यादातर करीब अनुमान के मुताबिक समझ ले तो 80% से ज्यादा पैसा मौजूदा सरकार के खाते में जाती है। 2018 से लेकर के हम 2022 में खड़े हुए, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया और उस बॉन्ड को लाने का मकसद यह था कि कॉर्पोरेट गुमनामी चंदा के रूप में अकूत संपत्ति सरकार को हवाले करे, संपत्ति मतलब चंदा के रूप में, ताकि मौजूदा सरकार इस देश की सबसे बड़ी धनी पार्टी बन जाए। तो कॉर्पोरेट चंदा देगी क्यों जब तक उसको सुविधा नहीं प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी सुविधा आज के वक्त में भारत में क्या चाहिए उनको? कौड़ी के भाव में मजदूर उनको मिलना चाहिए, काम करने वाले। हमारे साथ TUCI ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय जी खड़े हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस देश को तो ऐसा लग रहा है जैसे इस मुकाम पे पहुंचाया जा रहा है जहां पे मजदूर, गरीब, निम्न वर्गीय गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और जिएंगे आगे और भी। आखिर इस लेबर लॉ को कैसे वापस लेगी सरकार? वापस कैसे लेगी ये तो सवाल मतलब अपनी ताकत पे निर्भर है। हम ये चाहते हैं कि इसको अगर वापस लेना पड़ेगा तो जैसे किसानों ने आंदोलन किया था वैसे मजदूरों का भी आंदोलन होना पड़ेगा,
सभी मजदूरों को, सभी मजदूर यूनियंस को एक साथ आके इसके बारे में लड़ना पड़ेगा। इसी मकसद से हमने ये धरना रखा है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए सब अलग अलग यूनियन के लोगों को यहाँ पे बुलाया है। केंद्रीय यूनियंस आए हैं, आईटक आए हैं, AICCTU आए हैं, IFTU आए हैं, NTUI आए हैं। ये सब यूनियंस सब ने कहा है कि हाँ, ये ज़रूरत है कि सब यूनियंस एक साथ आके इसके खिलाफ लड़े, और वो होने वाला है। देखिए, एक फ़र्क था किसान कानूनों में कि वो तुरंत लागू हो गए। ये कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि मजदूर अभी तक शांत बैठा है। जिस दिन वो लागू हो जाएंगे तो मजदूर भी पीछे नहीं रहेंगे। ये मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल आशा है, और इसलिए हम ये आयोजित किए हैं ताकि सब एक साथ आ सकें। संजय साहब, सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि सरकार को कोई आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है और लग भी रहा है और होगा भी कि अगर ये लेबर कोड लागू हो गए तो एक तो आपकी ट्रेड यूनियन खत्म हो जाएगी। ट्रेड यूनियन खत्म होगी, इसका मकसद है कि मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई बचेगा नहीं, जो मौजूदा सरकार चाहती है ये। तीसरी बात, मजदूरों के जो एक मौलिक अधिकार है स्ट्राइक, यानी कि इस लोकतंत्र में उनको अधिकार है, उस स्ट्राइक को भी खत्म करने की कोशिश की गई है इसी के दरमियान। बिल्कुल। चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है काम करने के दरमियान सुरक्षा। 200 के करीब अगर किसी कंपनी में कोई काम करता है तो उस कंपनी वाले को या उस फैक्ट्री वाले को सुरक्षा प्रोविजन उस पर लागू ही नहीं होगा। बिल्कुल। अभी 300 तक। अभी महाराष्ट्र में घटना घटी है, बोईसर में इस दर्दनाक तरीके से जलकर मजदूरों की मौत हो गई है। बॉयलर या रिएक्टर जो भी फटा था उसमें, उसकी कहीं आप न्यूज़ नहीं देखेंगे। तो मजदूरों को तो मौत के हाथ उतारते रहेंगे, उनको कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। तो मजदूर कैसे जगा पाएंगे? सवाल यहाँ पे ये बनता है कि किसान तबका तो कम से कम इतना सुदृढ़ था कि हाथ में सोशल मीडिया थी, मोबाइल थी। मजदूर सुदूर इलाके में फैले हुए हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है जहाँ तक आप उनको आवाज़ पहुँचा पाएँ। कहीं ना कहीं लगता है कि उनको संगठित करने के लिए आपको फिजिकली उनको विजिट करने की जरूरत है। क्या ये मुमकिन है इस भारत जैसे देश में जहाँ पे 80 करोड़ जनता सरकारी के आंकड़ों के हिसाब से 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है, वो किस सुदूर इलाके में काम करे, उनके साथ क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं चल रहा। बिल्कुल। ये मुझे 2 मुद्दों पे बात करनी है। एक तो आपने जो कहा ये बात सही है कि किसी को बगैर सुने ये कानून बनाए गए हैं। एक्चुअली भारत में एक परंपरा है 1942 से लेकर के इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता है। हर साल एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मजदूर के प्रतिनिधि, मालिक के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि बैठ के तय करते हैं कि ये पॉलिसी ठीक थी, ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, ये बदलनी चाहिए, अपना अपना राय देते हैं और बाद में सरकार भले ही चाहे कोई जो करे। ये जो कानून थे वो ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं रखे गए एक चीज़, लेकिन बल्कि 2015 से, यानी कि जब से ये सरकार आई है तब से ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को गठित ही नहीं किया गया। तो ये सरकार, आपका बात बिल्कुल सही है कि ये सरकार किसी का सुनना नहीं चाहती है, बगैर सुने वो ये मजदूरों पे ढकेलना चाहती है। जहाँ तक बात रही कि ये मजदूर क्या इतने दूर दूर जो फैले हुए हैं ये एक साथ आ सकेंगे, हम तो कोशिश करेंगे, हम हर जगह जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि भारत के मजदूर, इनका बहुत बड़ा इतिहास है संघर्ष का। अगर हम स्वतंत्रता का आंदोलन देखेंगे, आज़ादी का आंदोलन देखेंगे, तो आज़ादी के आंदोलन में मजदूरों ने बहुत बड़ा भाग लिया है। बाबू गेंडू ने जब विदेशी कपड़े का ट्रक के नीचे वो लेट गए थे, वो मजदूर थे। और वहाँ से लेकर के तिलक को जब अरेस्ट किया था सरकार ने, तो 8 दिन का स्ट्राइक मुंबई के मिल मजदूरों ने बुलाया था। जब नौसैनिकों ने विद्रोह किया था ब्रिटिशों के खिलाफ, तो मजदूर वहाँ पे उनके मदद के लिए गए थे। बड़े बड़े स्ट्राइक हुए थे, सब आज़ादी के समर्थन में। तो इसलिए मुझे तो यकीन है कि इस देश के मजदूरों की नसों में कोई ठंड बर्फ़ का पानी नहीं, बल्कि गर्म खून आज भी बह रहा है। ये वही मजदूर हैं और वही मजदूरों के बेटे हैं। हम लड़ेंगे और हम हमारे अधिकार जो 100 साल से संघर्ष से पाए गए हैं, ये हम ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। मजदूर और किसान, या इस भारत के निम्न वर्ग कह लीजिए, वो 80 करोड़ जनता वही तो कुर्सी पे बिठाती है और उन्हीं का शोषण करने के लिए पूरे तामझाम तैयार कर लिए गए हैं। पहली बात। दूसरी बात,
अगर एक मजदूर को न्यूनतम दिहाड़ी भी अगर उसको ना मिल पा रहा हो, अगर 100 रुपए भी उसके न्यूनतम दिहाड़ी में से भी बचा लेता है कॉर्पोरेट, और अगर मान लीजिए 80 करोड़ छोड़ दिए 20 करोड़ भी लोग रोज काम पे हैं किसी ना किसी इनफॉर्मल सेक्टर में, तो सोचिए 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए रोज मजदूरों के मारे जा रहे हैं। तो इतना बड़ा जो ये पॉलिटिकल फंडिंग है उसको पाने के लिए सरकार का तो ये एक जरिया लगता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मजदूर को बचा पाएंगे? नहीं, देखिए, ये मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, ना सिर्फ पुराने अधिकार, लेकिन हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। जैसे हमने ये मांग रखी है कि किमान वेतन, न्यूनतम वेतन इस देश में कहीं पे भी कम से कम 26,000 रुपया महीने का होना चाहिए, और इसके लिए हम साइंटिफिक फार्मूलाज जो सरकार ने मान लिए हैं, डॉक्टर एक्रोइड फार्मूला कहते हैं उसको, वो फार्मूला के तहत हम ये फिगर्स को साबित कर सकते हैं। हमने ये मांग रखी है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि जितने भी स्कूल्स हैं, एक ज़माने में सरकारी स्कूल्स थे, अब सब प्राइवेट स्कूल्स खोल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स बंद करके सरकारी स्कूल्स को ज़्यादा चंदा देना चाहिए, और सरकारी स्कूल्स में आम मजदूर के, आम किसान के बेटों को एडमिशन आसानी से मिलने का एक प्रयास होना चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए। अभी सब मेडिकल यूनिवर्सिटी सब प्राइवेट हो गई है, एक भी सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी शायद ही अपने देश में बच गई हो। हम स्वास्थ्य की बात करें तो सरकारी अस्पताल जो थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके जगह पे ये सब लाए जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, जो बड़े बड़े सरकारी संस्थान थे जैसे कि एयर इंडिया, रेलवेज़ भी अभी प्राइवेटाइज हो रहे हैं। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि भाई पुलिस में भी प्राइवेटाइजेशन, कस्टम्स में प्राइवेटाइजेशन, ये सब जगह में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। तो इसके खिलाफ हमें मजदूरों को लड़ना पड़ेगा, और मजदूर को ये समझना पड़ेगा, और हम सब समाज को ये समझना पड़ेगा कि मजदूरों की लड़ाई सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं है, बल्कि ये देश में जनवाद बचाने के लिए है। हम जो मजदूर लड़ रहे हैं ये इस देश के जनवाद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये हम समझ के लड़ रहे हैं कि एक दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई है। आपने कहा कि लेबर कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें लोगों से राय ली जाती है, लोगों से मशवरा लेना जाना चाहिए था। किसान का बिल आया गया बिना राय मशवरे का। इस सरकार को डर क्यों लगे? नोटबंदी इस देश में कर दी गई जहां पे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का सबसे बड़ा काला दिन वही था। मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूं, कल 8 नवंबर है 2022। 8 नवंबर 2016 को जो फैसला लिया गया, बिना किसी से पूछे वो फैसला लिया जाता और देश को गर्त में धक्का दिया जाता। जिस नोटबंदी से देश उबर नहीं पाया, लेकिन राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा के जनता की जान ले ली गई, देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दी गई। नंबर 1। नंबर 2, अनप्लान्ड लॉकडाउन, हजारों लोगों की जान चली जाती है, करोड़ों लोगों का रोजगार चला जाता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अनप्लान्ड जीएसटी देश में लागू किया गया, व्यापारियों की कमर तोड़ दी जाती है, छोटे व्यापारियों की, बड़े व्यापारी के 12 न्यारे हो जाते हैं। इसी देश में जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो बड़े बड़े धन्ना सेठ के धन 2 दिन दुगुने रात 10 गुने बढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। तो इस सरकार को आखिर डर क्यों लगे? क्योंकि जनता तो चुप बैठी है। आपका बात बिल्कुल सही है, आपकी बात कि ये सरकार को डर नहीं है। क्यों डर नहीं है मैं बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने जनता को बांट के रखा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं इस देश की जनता। तो इस देश की जनता ज़्यादा एक दूसरे को के खिलाफ लड़ने में मग्न हो गई है, और जो ये बड़े कॉरपोरेट है जो उनको चूस रहे हैं, और ये सरकार जो ये कॉरपोरेट्स को उन्हें चूसने दे रही है, उनके खिलाफ जो लड़ाई है वो ठंडी पड़ी है। लेकिन सरकार को डरना पड़ेगा, इसलिए डरना पड़ेगा कि ये जो ढोंग है, ये जो भ्रम है, ये अनंत काल तक नहीं चलेगा। हम ये ढोंग का भी खुलासा करने जा रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, ये धर्म की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जनता के बीच में फूट डालने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सैकड़ों सालों से, सदियों से एक साथ रहे। उनको कोई एक दूसरे से हर समय कोई एक दूसरे से तलवार उठा के लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। शिवाजी के जो तोपची थे वो मुसलमान थे, शिवाजी के सेनापति थे वो मुसलमान थे, मुसलमान सेना में कई हिंदू थे। तो ये बात ऐसे नहीं है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, वहाँ पे राजा महाराजाओं के बीच की लड़ाई थी। हिंदू मुसलमान के बीच में कभी, आम जनता के बीच में कभी लड़ाई नहीं की जा रही है। लेकिन आज सरकार लगा रही है, जात के आधार पे लोगों के बीच में फूट डाल रही है, इसलिए उन्हें डर नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। लेकिन जिस सरकार की या बीजेपी की राजनीति, सरकार डरती है तो ध्रुव सर यूनिवर्सल ट्रूथ यह है कि कुर्सी जाने से। जो सरकार जाति धर्म
कि राजनीति, नफरत की राजनीति कर करके उसका तो अपना कुर्सी बचा हुआ है ना। अभी 2024 आने वाला है ना। जो सरकार का मकसद होना चाहिए था जन कल्याण, वो सरकार एक चुनाव जीतती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि अकूत संपत्ति है, अकूत चंदे आ रहे हैं, अकूत चंदे आ रहे हैं किसी कॉर्पोरेट से। इसलिए आ रहे हैं कि जब तक ये सरकार है हमें तो दिन दुगने रात चुगने वाले नहीं आ रहे हैं। तो जिस सरकार की कुर्सी बच रही हो धर्म और नफरत की राजनीति से, उसको क्या फर्क पड़ता है जनता के मुद्दे से। बिल्कुल, जैसे मैंने भारत के मजदूरों के बारे में जब कहा था तो इतिहास से मैंने आधार लिया था, तो अब भी मैं दिया। आपने कहा कि कल 8 नवंबर है और 8 नवंबर का दिन याद रखने लायक है। नोटबंदी हुई थी, कई चीज़ें हुई थी, तो और जनता को एकदम बहुत ही कठिनाई में ढकेला गया था। पर ये भी याद रखिए आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर ये रूसी क्रांति का दिन है, जब रूस में मजदूरों ने पहली बार अपने हाथ में सत्ता ली थी और क्रांति की थी। और वो क्रांति से डर के ये कुछ मजदूर कानून बनाए गए थे, ये कि भाई दूसरे देशों ने ये मजदूर कानून अपनाए कि अगर हम ये मजदूर कानून, कुछ तो अधिकार मजदूरों को नहीं दें तो हर जगह क्रांति होगी। उसके डर से ये कानून बनाए गए थे। आज वो डर नहीं है, इसलिए वो कानून पीछे ले रहे हैं। लेकिन 7 नवंबर की याद अभी तक हमें भी है और हम फिर से मजदूरों में जगाने वाले हैं और मजदूरों को एक साथ लाके ये संघर्ष करेंगे। हमने इसीलिए सब मजदूर संगठन जो इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, उनको आज यहाँ पे बुलाया। मजदूर का मतलब जनता कतई ये ना समझे जो किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री के बाहर काम कर रहा है, जो दिहाड़ी पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। आज के वक्त में वो सारे मजदूर में अपने आप को गिन ले जो किसी कंपनी में, और आज के वक्त में तो सरकारी नौकरी में ठेकेदारी पे काम पे रखा जा रहा है, तो वो सब अपने आप को मजदूर की कैटेगरी में समझे। और ये याद रखें कि सिर्फ अगर वो सोचते हैं कि शोषण सिर्फ उन मजदूरों का होगा जिसके हाथ में फावड़ा होगा, कुल्हाड़ी होगा, शोषण उस मजदूरों का भी होगा जिसके हाथ में कलम होगा और कागज होगा, लेकिन होंगे वो ठेके पे। तो आने वाले वक्त में अगर मजदूरों को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा, उनका अगर शोषण करने की रणनीति बनाई जा रही है, तो उन मजदूरों में आपका भी नाम है। चाहे आप अग्निवीर बने, चाहे आप बैंक वीर बने, चाहे रेल वीर बने, चाहे तेल वीर मतलब ऑयल कंपनी को भी बेचा जा रहा है, चाहे आप किसी और सरकारी कंपनी के वीर बने, नाम वीर होगा, सबके हाथ में कटोरा होगा और सबके पीछे वीर लगा होगा। ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, लड़ते रहिए और जगाइए। इस देश को जगाने की जरूरत है। इस देश को एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे निकालने की जरूरत है, और उससे पहले जल्द, टाइम बहुत कम है क्योंकि देश को जिस रास्ते पे धकेल दिया गया है, वक्त ज्यादा नहीं बचा है जब इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल हमारे देश की ही कंपनी मजदूरों के साथ करेंगे। हम तो कहते हैं कि फिर से एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आज हमारे ऊपर उसी तरीके से राज कर रहे हैं जैसे ब्रिटिश एक ज़माने में राज कर रहे थे, वैसे ये कॉरपोरेटों को राज करने दिया जा रहा है, और उस ज़माने के जो मीर जाफर है वैसे ही अपने सरकार राज कर रहा है। सोचिएगा, अगली बारी आपकी भी आएगी। नमस्कार। थैंक यू।